विथ इंडिया। नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की निबंध और जीएस सेकंड पेपर के अंतर्गत जो संवैधानिक प्रावधान है या संविधान के अंतर्गत जो टॉपिक दिया गया है उसके अंतर्गत हम एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय या फैसला को कोट करते हुए इस टॉपिक को देखते हैं कि आज के न्यूज़ में इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या टिप्पणी की गई है, उसको अध्ययन करते हैं। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। इस कारण भारत ने सभी को आत्मसात किया है। हम एक साथ रहने में सक्षम हुए हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति से यहाँ विद्वेष फैलाया, उस दौर को वापस न लाएं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। भारत अतीत का बंदी नहीं हो सकता, देश को उबलने नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट। इसको विस्तार से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह सत्य है कि हमारे देश पर विदेशी शासकों ने आक्रमण किया और शासन भी किया, लेकिन अतीत को, वर्तमान और भविष्य को इतना परेशान नहीं करने दिया जा सकता कि भारत अतीत का बंदी बनकर रह जाए। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.बी. नागरत्ना की पीठ ने विदेशी आक्रांताओं की ओर से बदले गए प्राचीन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों के मूल नामों का पता लगाने व दोबारा वही नाम रखने के लिए नामकरण आयोग के गठन की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा, याचिका के जरिए आप देश को उबलते हुए रखना चाहते हैं, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है। आपको या इस अदालत को तबाही का साधन नहीं बनना चाहिए। यहाँ समाज के सभी वर्गों को एक साथ रहना होगा। पीठ ने कहा, इस तथ्य के बाद कि हमारे देश पर विदेशी आक्रांताओं ने शासन किया, हम इतिहास के हिस्से को अपने हिसाब से नहीं चुन सकते। पीठ का रुख देखते हुए याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी वापस लेने और अपनी बात गृह मंत्रालय के सामने रखने की अनुमति मांगी। पीठ ने इससे भी इनकार कर दिया। पीठ ने कहा, ऐसी याचिकाओं से हम समाज को नहीं तोड़ सकते। कृपया देश को ध्यान में रखें, किसी धर्म को नहीं। नोटेड पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कृपया देश को ध्यान में रखें, धर्म को नहीं। क्या आप आक्रमणों को इतिहास से मिटा सकते हैं? जस्टिस नागरत्ना ने आक्रांताओं के इतिहास का अंग बताते हुए कहा, यह ऐतिहासिक तथ्य है। क्या आप इसे इतिहास से मिटा सकते हैं? हम पर कई बार आक्रमण हुआ है। क्या हमारे पास देश में निपटने के लिए दूसरी चुनौतियां नहीं हैं कि हम अतीत को चीज़ों को लेकर परेशान हैं? उन्होंने कहा, हिंदुत्व में हमारे किसी तरह की कट्टरता नहीं है। और दूसरे जज जो उनका कहना है, मैं ईसाई हूँ पर हिंदुत्व का प्रशंसक हूँ, इसकी कोई और मिसाल नहीं। जस्टिस जोसेफ ने कहा, मैं ईसाई हूँ फिर भी हिंदुत्व का प्रशंसक हूँ, जो महान धर्म है। नोटेड पॉइंट है, महान धर्म है, इसका महत्व कम नहीं किया जाना चाहिए। हिंदुत्व जिस ऊंचाई पर पहुंचा है उसका वेदों, उपनिषदों, भागवत गीता में जिक्र है। इसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती। तत्व मीमांसा में इसने कई ऊंचाइयां छुई है। अपनी इस महानता पर हमें गर्व होना चाहिए। मैं इसका अध्ययन करता हूँ। आपको भी हिंदुत्व की अवधारणा पर, नोटेड पॉइंट है, आपको भी हिंदुत्व की अवधारणा पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन की किताब पढ़नी चाहिए, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। और इन्हीं की याद में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो भारत के एक महान दार्शनिक विचारक रहे हैं। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाला और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के तौर पर भी अपनी अमूल्य सेवाएं भारत को दी। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गड़े मुर्दे न उखाड़ें। पीठ ने कहा, आप गड़े मुर्दे उखाड़ कर उन्हें वर्तमान पीढ़ी के सामने रखना चाहते हैं, जो दफन, उन्हें दफन ही रहने दें। हम नहीं चाहते कि मुद्दे जीवित होकर देश के नागरिकों को के सौहार्द को खराब करें। देश को आगे बढ़ना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटेड पॉइंट ये है, देश को आगे बढ़ना चाहिए। पीठ ने संविधान की प्रस्तावना का जिक्र करते हुए कहा, भारत कानून के शासन, धर्मनिरपेक्षता और संविधान से बंधा हुआ है। ये नोटेड पॉइंट है, जिसका अनुच्छेद 14, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका अनुच्छेद 14 राष्ट्र की व्यवहार में समानता और निष्पक्षता की गारंटी देता है। हमारे संस्थापकों ने देश को ऐसा गणराज्य माना है जो केवल निर्वाचित राष्ट्रपति तक ही सीमित नहीं है। ये भी नोटेड पॉइंट है, निर्वाचित राष्ट्रपति तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। यह एक लोकतंत्र है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश को आगे बढ़ना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुल मिलाकर इस जो कथन है या जो व्याख्या, इसका सार यही निकला कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, हिंदुत्व एक धर्म नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है। ये सुप्रीम कोर्ट का व्याख्या है।
अगली महत्वपूर्ण खबर को देखते हैं। कमजोर मांग से तीसरी तिमाही में 5.5% तक रह सकती है विकास दर। सरकार आज जारी करेगी अक्टूबर दिसंबर के जीडीपी आंकड़े, उच्च दरों पर दिखेगा असर। आज का मतलब 28 फरवरी 2023 को जारी करेगी और 6.5% रही थी 2022-23 की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर। किस्त बढ़ने से घटी है खर्च करने की क्षमता और लगभग 2.5% जो है यानी 2.50% रेपो दर आरबीआई बढ़ा चुका है मई 2022 से अब तक। अन्य एजेंसियों का अनुमान जो है उसमें देखते हैं एजेंसियाँ जो है क्या अनुमान लगाई हैं। एसबीआई का जो अनुमान है विकास दर का 4.6% का है, आरबीआई 4.4% का है, बार्कलेज का 5.0% का, येस बैंक का 5.5% है और आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ का 4.7% विकास दर का अनुमान है। और इसमें यह है 2027-28 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। पनगड़िया जो नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष थे, अरविंद पनगड़िया का कहना है कि भारत 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा वैश्विक अर्थव्यवस्था भारत की स्थिति नाटकीय तरीके से मजबूत हो रही है। भारत को व्यापार बाधाओं को नहीं बढ़ाना चाहिए बल्कि वैश्विक व्यापार में बड़ी हिस्सेदारी बनने पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है ये भी, चीनी उत्पादन का अनुमान घटकर 3.35 करोड़ टन। देश का चीनी उत्पादन 2022-23 के चालू सत्र में 10 लाख टन घटकर 3.35 करोड़ रह सकता है। इससे पहले 3.45 करोड़ टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया गया था। ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन नोटेड पॉइंट है, सोमवार को कहा यानी 27 फरवरी 2023 को कहा गन्ने की कम पैदावार की वजह से चीनी के उत्पादन में गिरावट की आशंका है। 2021-22 में 3.58 करोड़ का उत्पादन हुआ। नोटेड पॉइंट है 21-22 में 3.58 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ था। गौतम अडानी अमीरों की सूची में 38वें स्थान पर खिसके। बाजार पूंजीकरण 12.38 लाख करोड़ घटा। अब आईसीआईसी समूह से भी पीछे अडानी समूह। 2 कंपनियों की पूंजी ही 1 लाख करोड़ के पार है अडानी की। अगली महत्वपूर्ण खबर है भारत की विकेट कीपर ऋचा आईसीसी टीम में। इसमें है चयन करने वाले विशेषज्ञों में विंडीज के बिशप और ऑस्ट्रेलिया की मेलेनी भी है। 68 रन की औसत थी। भारत की ऋचा ने कुल 136 रन बनाए, 3 बार अभिषिक्त रहे। T20 वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में खेला गया जिसकी विजेता ऑस्ट्रेलिया बनी, साउथ अफ्रीका को हरा करके उन्होंने यानी जो ऋचा है भारत की विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, इनको आईसीसी की टीम में शामिल किया गया है। इसमें देखते हैं क्या दिया है। यह आपका है भारतीय महिला क्रिकेट टीम आईसीसी T20 विश्व कप में सेमीफाइनल में बाहर हो गई, लेकिन उनकी विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की सर्वाधिक उपयोगी टीम में चुना गया है। 19 साल की विकेट कीपर और मध्यक्रम की बल्लेबाज ऋचा आयरलैंड और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज़्यादा योगदान नहीं कर सकी। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 31, वेस्टइंडीज़ के खिलाफ नाबाद 44 और इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 47 रन की पारी खेली। उन्होंने टूर्नामेंट में 136 रन बनाए। 11 खिलाड़ियों में ऑस्ट्रेलिया की 4 खिलाड़ी शामिल हैं। महिला T20 विश्व कप की सबसे उपयोगी टीम में ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाधिक छठी बार महिला T20 विश्व कप अपने नाम किया है। सबसे उपयोगी टीम यह आपकी है। इसमें आपकी भारत की ऋचा घोष शामिल हैं, 136 रन बनाया है। और सबसे उपयोगी टीम जो क्रमशः इस प्रकार से ये देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया फिर चैंपियन, छठी बार जीता T20 विश्व कप। फाइनल 19 रन जीता। मोनी के अर्धशतक ने तोड़ा दक्षिण अफ्रीका महिला टीम का सपना। यानी ऑस्ट्रेलिया कब जीता है यहाँ पर दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया कब जीता है यहाँ दिया हुआ है। 2010 में जीता है, 2012 में, 2014 में के बाद 2018 में, 2020 में और अब 2023 में। कुल मिलाकर 6वीं बार T20 वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। 2023 का जो T20 वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में खेला गया उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। साउथ अफ्रीका यानी मेजबान देश साउथ अफ्रीका को हरा करके, अर्थात उपविजेता जो है वह साउथ अफ्रीका की टीम रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।